welcome to News 9 Live. My name is Brijesh Pandey and I have with me Union Minister for Environment, Labour and Employment, Bhupendra Yadav ji. Bhupendra ji, welcome to News 9 Live. Thank you. Bhupendra ji, my first question is why Alwar? What made you choose Alwar? अलवर से मेरा बहुत लंबा एक पारिवारिक सामाजिक रिश्ता रहा है और मैंने राज्यसभा सांसद के रूप में अलवर में काफ़ी विकास कार्यों में रहा हूँ। लगातार सक्रियता रही और पार्टी ने मुझे अलवर से चुनाव लड़ने का अवसर दिया है, तो मैं पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद देता हूँ। आपके हिसाब से इस वक्त अलवर के क्षेत्र में चुनाव की क्या क्या मतलब मुख्य मुद्दे क्या हैं चुनाव के, जो चुनाव को डिसाइड करेंगे? देखिए, अलवर में एक तरफ नीमराना और भिवाड़ी जैसा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरी तरफ सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया है। अलवर बाबा भर्तरीनाथ की एक तपस्या स्थली रही है और अलवर में बहुत अच्छी कृषि भी होती है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन में बहुत भ्रष्टाचार किया गया, तो पानी एक बड़ा विषय है और भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना नीचे तक पहुँचे, ये सब लोगों की इच्छा है। जहाँ तक भिवाड़ी और नीमराना इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू है। विकास की संभावना को जो अशोक गहलोत की सरकार में बिल्कुल ताक पर रख दिया गया था, कांग्रेस के विधायकों ने थानों को एक तरीके से पूरा अपना ऑफिस बना दिया था, उस पर भी अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति जो राज्य सरकार का विषय है, लेकिन वो भी लोगों के लिए चिंता है। और इसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, वो भी अलवर के लोगों का विषय है। ये कहा जाता है कि 8 असेंबली सीट्स हैं अलवर की, जिसमें से 5 कांग्रेस के पास है, प्लस आपको लगता है कि आपका ओपोनेंट भी यादव है जो एक डोमिनेंट कास्ट है यहाँ पे, तो आपको लगता है कि इससे आपके चुनाव में कोई दिक्कतें आएंगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी किस्म की दिक्कत नहीं है किसी के होने से। एक यहाँ के पूर्व सांसद बालकनाथ जी थे जो जिन्होंने क्या कहते हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, ऐसा माना जा रहा था कि वो भी मुख्यमंत्री के तौर पे भी संभावित प्रत्याशी थे, वो भी नाखुश बताए जा रहे हैं। अभी आपके और मेरे साथ ही बैठे हुए थे, कहाँ थे नाखुश? ये सब मीडिया की अफवाह है। तो आपको लगता है कि पूरा भारतीय जनता पार्टी एकजुट है यहाँ पे अलवर में? पार्टी एकजुट है। इस चुनाव में एक नई चीज़ देखने को मिली कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को चुनाव लड़ने का न्योता दिया, चुनाव लड़ने को कहा। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह रही होगी और आप इसको नहीं, हम लोग पार्टी का लंबे समय तक काम कर रहे हैं, तो चुनाव लड़ना ही चाहिए। पार्टी का बहुत अच्छा निर्णय है और इससे मुझे लगता है कि पार्टी में ज़्यादा लोगों को अवसर मिलता है चुनाव लड़ने का, काम करने का, जनता के साथ सीखने का, तो मुझे ये बहुत अच्छा निर्णय है। ये बहुत अच्छा है। ये इलेक्शन एक इस मामले में भूपेंद्र जी बहुत स्पेशल है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हैट्रिक इलेक्शन होगा। यदि वो जीतते हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो आप एक तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को राइवल करेंगे। आपके हिसाब से ऐसे क्या मुख्य मुद्दे हैं और क्या कारण है कि आपको प्रधानमंत्री की जीत अवश्यंभावी लगती है? पूरा चुनाव मोदी की गारंटी पर है। मैं लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूँ और मैं सुबह 6 बजे शुरू करता हूँ, रात 10 बज जाते हैं, उसके बाद भी लोग गाँव में खड़े रहते हैं सुनने के लिए। और पूरे देश को इस समय मोदी की गारंटी पे भरोसा है। ये मोदी की गारंटी पे भरोसे का चुनाव है। आप ये मान के चलिए, लोगों को लगने लगा है कि भारत के मामले में जो हम अपेक्षा करते थे, भारत की प्रगति को जो हम देखना चाहते थे, भारत के विकास की संभावनाओं को हम देखना चाहते थे, उसके प्रति लोगों में एक बहुत बड़ा आकर्षण है और ये चुनाव का बड़ा इशू है। इसके अलावा और क्या मुख्य मुद्दे मानते हैं आप? जब मोदी की गारंटी आती है तो देश का सर्वांगीण विकास आता है। देश की सुरक्षा से लेकर आंतरिक स्थिति, देश में गरीब कल्याण योजना से लेकर विज्ञान में प्रगति, देश की सांस्कृतिक विरासत से लेकर विकास के द्वार, ये सब लोगों को लगता है। मेरे को अलवर में लोग कहते हैं कि जी दिल्ली मुंबई एक हाईवे होता था जो कभी यूपीए के टाइम में ढंग से ठीक नहीं हुआ, और मोदी जी के टाइम में एक तरफ एक हाईवे और दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे बन गया द्वारका से मुंबई का 10 साल में। लोग कहते थे कि अलवर में मेडिकल कॉलेज आएगा, ये हमारी कल्पना से बाहर था। आज अलवर में 2 मेडिकल कॉलेज आ गए। तो लोगों को लगता है कि मोदी जी की जो चीज़ें कहते हैं, मतलब गरीब कल्याणकारी योजनाएं ज़मीन पे नहीं पहुंचती। जिस चीज़ की बुनियाद ये सरकार डालती है, भूमि पूजन, उसका उद्घाटन भी ये सरकार अपने 5 सालों में करती है। ये मोदी की गारंटी है। पहले कांग्रेस का इल्जाम था कि जो उनके टाइम पे भूमि पूजन हुआ उसका श्रेय कांग्रेस वाले तो भूमि पूजन नहीं करते थे, पहले घोषणा करते थे, उसके बाद जमीन में फीता डाल के नापते थे, फिर अगले चुनाव में भूमि पूजन पे आते थे। फिर कांग्रेस ने 6 चुनाव तक देश में कुछ किया ही नहीं, केवल पहली घोषणा से 6 चुनाव जीत गए। लेकिन अब लोगों को लगता है कि नहीं, सरकार ये होती है जो घोषणा करती है, उसकी भवन भी हमारे को सौंपती है, वो मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा एम्बिशियस नारा दिया 370 का,
एक सिंबॉलिक भी था आर्टिकल 370 का कि बीजेपी इस बार अपने दम पे 370 जीतेगी और एनडीए 400 के पार जाएगी। अभी बीजेपी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में अपने एक्सट्रीम पे, अपने अपॉजी पे है। आप कहाँ से, आपको कितना तार्किक पूरा लगता है दक्षिण ये? भारत, पूर्वी भारत में बहुत बड़ी संभावना और पार्टियां आगे बढ़ेगी। आपको लगता है आप दक्षिण भारत में सेंध मान पाने में कामयाब रहेंगे? सेंध नहीं जीतेंगे, सेंध मारना क्या होता है। हमारी हमारी कार्यकर्ताओं की क्षमता है, जनता की क्षमता है, मोदी जी के प्रति विश्वास है, भावनात्मक लगाव है, और बदलते हुए भारत में ये निश्चित रूप से होने वाला है। कभी हमारे त्रिपुरा में एमएलए नहीं होता था, हमारी सरकार बनी, मणिपुर में सरकार बनी, अरुणाचल में सरकार बनी, तो दक्षिण में क्यों नहीं बनेगी। इस बार प्रधानमंत्री का फोकस काफी तमिलनाडु भी है, प्रधानमंत्री लगातार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जा रहे हैं, तमिलनाडु केरल में भी जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के प्रति तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा जुड़ाव है। दो मुद्दे और आते हैं। एक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, वो बीजेपी इसे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को पूरे के तौर पे देखता है, और साथ में एक सीएए का मुद्दा था। ये दोनों मुद्दा आपको कितना लगता है इस इलेक्शन में ये कितने बड़े मुद्दे होंगे? ये अच्छा है, लोगों को लगता है कि देश अब एक बहुत विरासत को लेकर के आगे चल रहा है, और जिन लोगों के मानवाधिकारों को हमारे पड़ोस के देश में छीना गया है, लेकिन अगर अपने समाज के, तो भारत उस नीति को आगे बढ़ा रहा है। लोगों पे बहुत सकारात्मक असर है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती हैं कि ये सीएए का मुद्दा केवल राजनीति से प्रेरित है और उसके अलावा कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल उसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी महिलाओं की जान माल की सुरक्षा करें, महिलाओं की इज्जत की रक्षा करें, महिलाओं को सम्मान देने का काम करें। फालतू राजनीतिक अनर्गल बयानबाजी से कुछ नहीं होता। जो चीज़ें वो कर नहीं पाए, अब उसके प्रति वो अपनी हताशा राजनीतिक दृष्टि से दिखा रही हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। संदेश खली कितना बड़ा मुद्दा होगा इस बार? बहुत बड़ा। महिलाओं को लगता है कि ये इस प्रकार का अत्याचार अपने आप में मतलब लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, और बंगाल में हिंसा को पॉलिटिकल वेपन बना दिया है, ये और ज़्यादा खतरनाक है। भूपेन जी, ये चुनाव एक ऐसा चुनाव भी है जिसमें पहली बार मुझे लगता है किसी जांच एजेंसी की गूंज उतनी सुनाई दे रही जितनी बड़े बड़े वक्ताओं की और बड़े बड़े नेताओं की थी। विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को यूज़ करके विपक्ष को पूरी तरह से कुचल देना चाहती है। सारे एक्शन सिर्फ विपक्ष के अगेंस्ट हो रहे हैं। तो विपक्ष के अगर 5 नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, तो 5 के खिलाफ ही तो जांच एजेंसी है। विपक्ष में तो 543 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, किसी का है? आखिर 543 सांसदों में किसकी जांच चल रही है? जिन्होंने चोरी करी है उनकी चल रही है। अगर 5 लोगों के खिलाफ देश में जांच हो जाए, तो क्या इसमें एजेंसी खराब होगी? उन्होंने भ्रष्टाचार किया, नहीं तो न्यायालय में जाके बता दें। आखिर 543 सांसद लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं? कहाँ उसको किसको मना कर रहे हैं विपक्ष में? और सब पार्टियों से लड़ रहे हैं। किसकी जांच हो रही है? 4-5 नेताओं की हो रही है, तो अपना जांच का जवाब दे दें। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी में जो चला जाता है या बीजेपी को समर्थन देने लगता है, एकदम से उसके प्रति जांच की हीट कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि वॉशिंग मशीन बना रखा है बीजेपी ने। जो कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ एफिडेविट फाइल करा हाई कोर्ट में इसी आबकारी मामले में, वो किस उसको वॉशिंग मशीन से धो रहे हैं? और जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, वो दिल्ली में संयुक्त प्रदर्शन से कर रहे हैं, तो ये कौन सी पाइपलाइन से धुलाई करके आ रहे हैं? ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। सरकार किसी में कुछ प्रभावित नहीं कर रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। 543 सांसद अपना चुनाव लड़ रहे हैं, विपक्ष के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। जांच उन्हीं की हो रही है जिनके ने भ्रष्टाचार किया है। एक इनकम टैक्स का मसला भी है। कांग्रेस कहती है कि डेमोक्रेसी को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है और हमें हमारे सारे पैसे चुनाव के ठीक पहले रोक लिए जा रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में किसी को टैक्स नहीं भरना चाहिए, एक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होनी चाहिए। ये तो कोई भी पार्टी होगी उसको टैक्स भरना ही होगा। अगर कांग्रेस ये चाहे कि एक एग्जेम्पशन का क्लॉज लगा दें कि कांग्रेस देश के नियमों को और इनकम टैक्स को नहीं मानेगी, तो ऐसा तो किसी का नहीं होगा। फिर तो संविधान का आर्टिकल 14 प्रभावित होगा। जितना आम आदमी को टैक्स देना है, उतना पार्टियों को भी टैक्स देना है। इंडिया अलायंस वो कहते हैं कि हम इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराएंगे। कितनी बड़ी चुनौती आप इंडिया अलायंस को मानते हैं? इंडिया अलायंस जो है, ये तो बनने से पहले बिखर गया। कब इकट्ठे होते हैं, कब साथ होते हैं, किस मुद्दे पे इकट्ठे होते हैं, किस मुद्दे पे साथ होते हैं, ये तो वक्त को देख करके होते रहते हैं। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब ये आया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या आपको लगता है ये एब्डिकेट कर रहे हैं देश के सबसे बड़े राज्य से अपने आप को? और ये कांग्रेस के का आपको बताता हूँ, कांग्रेस पूरी तरीके से डूबता जहाज हो गई है। इनके राजसमंद के उम्मीदवार बोले मैं तो विदेश जा रहा हूँ, मेरे को टिकट किसने दे दी?
जयपुर के उम्मीदवार ने कहा मेरे को टिकट दे दी, जनता मेरे साथ नहीं है, मैं तो खड़ा हो जाऊंगा पर लड़ूंगा तो नहीं। भीलवाड़ा में इन्होंने अपने उम्मीदवार को बदल दिया। एक वरिष्ठ नेता बोले मेरे को टिकट कहाँ से आ गई, मैंने तो मांगी नहीं थी। बड़े नेता कोई चुनाव नहीं लड़ रहे। तो कांग्रेस एक तरीके से डूबता जहाज है, जिसके पास न गवर्नेंस की ताकत बची है, न राजनीतिक मुद्दों की ताकत बची। भूपेंद्र जी, आप एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी हैं। एक विपक्ष का आरोप लगातार लगा रहता है कि इस सरकार में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ी है, महंगाई काफ़ी बढ़ी है। अभी रिपोर्ट भी आई थी ILO की। आप इन पूरे प्रकरण पे आपका क्या कहना है? पूरे PLFS के आंकड़े, EPFO के आंकड़े, ESIC का रजिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन, इकोनॉमी का ग्रोथ, अगर आप इसको पूरी तरीके से देखेंगे तो हमारे देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। आपको क्या लगता है आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक बिग जायंट इलेक्टोरल मशीन के तौर पे उभरी है, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव जीत रही है? कैसे वो एक अपने आप को इलेक्शन मोड में 24 घंटे तैयार रखती है? भारतीय जनता पार्टी मशीन नहीं है, मिशन है। जो मशीन काम करती है वो टाइम लिमिट में काम करती है, जो मिशन काम में काम करता है वो 24 घंटे के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस का मिशन है, भारतीय जनता पार्टी नेशनलिज्म का मिशन है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में सादगी का मिशन है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मशीन नहीं कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के रूप में काम करती है। अब भूपेंद्र जी, एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आप बीजेपी के बिहार के प्रभारी भी रहे हैं, लंबे समय तक आपने वहाँ पे चुनाव भी ओवरसी किया है। बिहार के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि पहले बिहार में भाजपा का गठबंधन बहुत बड़ी मात्रा में सीटें जीत के आ रहा है, क्योंकि बिहार भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से भरोसा करती है। और हमारे पुराने साथी जो वापस आए हैं उन्होंने भी अब देखा है कि बिहार का गवर्नेंस, हमारे पुराने साथी और हम मिलकर गवर्नेंस के रास्ते पे उसको हम ही ठीक कर सकते हैं। RJD का ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब है, प्रयोग का रिकॉर्ड भी खराब है, और RJD का विज़न भी कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस और RJD का कहना है कि यदि इस तरह की चीज़ें नहीं थी और यदि इतने ही शोर सरकार है तो क्यों उन अलायंस को वापस लिया जा रहा है जिसको एक वक्त बीजेपी ने डिस्कार्ड कर दिया, जिन्होंने जब वो सरकार में थे तो उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट बीजेपी किससे अलायंस करे ये बीजेपी का विषय है, वो किससे अलायंस करे ये उनका विषय है। वो उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो इस बात को तो स्वीकार करें RJD वाले। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा विषय है, प्रधानमंत्री हमेशा उसकी बात करते हैं। आपको लगता है कि इस चुनाव में मोदी की गारंटी के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा भी एक बड़ा विषय है? बिल्कुल विषय है, और सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा दोनों है। और मैं जब ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप की और प्रधानमंत्री जी के लखपति दीदी के विज़न को समझाता हूँ तो महिलाएं बहुत अप्रिशिएट करती हैं, और ग्रामीण महिलाओं में बहुत बड़ा आशा और विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति है। एक सवाल, आखिरी के 2 सवाल। एक सवाल वेस्ट बंगाल से भूपेंद्र जी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इस वक्त पार्टी काफ़ी इन्वेस्टेड है, और चूँकि राजस्थान में पिछले 14 और 19 में 25 में 25-0 25-0 है। आपको क्या लगता है बीजेपी का क्या गेम प्लान है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? बीजेपी बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है, बंगाल में लोकतंत्र को लाड़ने के लिए लड़ रही है, ज़मीनी स्तर पर लड़ रही है। हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ शहादत दी है, उन्होंने ममता बनर्जी सरकार के अत्याचारों को सहन करा है, उसके बावजूद भी लोकतंत्र में और चुनाव में उन्होंने अपनी निष्ठा और विश्वास को नहीं खोया है। बंगाल के कार्यकर्ता भी बहुत साधुवाद के पात्र हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति वहाँ पर एक बहुत बड़ा भरोसा बंगाल में। लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि केवल ये एक दिखावा है। आपको लगता है कि बीजेपी संदेश खली के मैसेज को ममता बनर्जी कहती है, इसका मतलब ममता बनर्जी घबराती है। ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए तो नहीं कहती, कम्युनिस्ट के लिए तो नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है कि विकल्प बीजेपी है और बंगाल को अच्छा गवर्नेंस बीजेपी दे सकती है, इसलिए वो राजनीतिक दृष्टि से बोलती है। बीजेपी का विनिंग फॉर्मूला क्या है भूपेंद्र जी? आपके हिसाब से क्या कारण है कि बीजेपी हर चुनाव में सबसे मैक्सिमम प्रिपेयर्ड दिखती है अन्य पार्टियों की अपेक्षा? बीजेपी के संगठन के कार्यकर्ता, बीजेपी का सेवा भाव और बीजेपी का गवर्नेंस का मॉडल, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, इस सब में हमको जो मार्गदर्शन देता है, उस सब में जो उनके प्रति आकर्षण है, उनकी जो विश्वास है, और प्रधानमंत्री जी के 10 साल के नेतृत्व के कारण मोदी गारंटी जो लोगों के लिए गवर्नेंस का भरोसा बना है, उसके कारण बीजेपी बढ़ी। भूपेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू न्यूज़ 9। थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ 9 लाइव।